जिस दिन तुम पकड़े जाओगे ना तुम्हारा पक्का जेल होगा। यदि यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर तुम ध्यान नहीं देते हैं, जिस दिन तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारा पक्का जेल होगा। इस वीडियो में हेलो सर एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन यदि आप करते हैं तो आपको कौन कौन से सावधानी को बरतना पड़ेगा। ज़्यादातर गलती यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर कहाँ होता है और इनकम टैक्स का नोटिस के बचने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन के कितना लिमिट आपको ट्रांजैक्शन करना होता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कितना लिमिट तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टच ना कर सके। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यूपीआई को मैचिंग करके बनाया हूँ, बहुत ही मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखा हूँ, तो ध्यान दीजिए इस बात को। सबसे पहले मैं बता दूं, आप जैसे ही यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, इसका गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई भी बैंक आरबीआई रूल नहीं निकाला है कि आप महीना में इतना ट्रांजैक्शन या साल में इतना ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यूपीआई पर टैक्स लगना चालू हो जाएगा। बहुत सारे यूजर क्या होते हैं, फोन पे और गूगल पे निकाले और फटाफट ट्रांजैक्शन करने चालू कर देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या और पॉपुलेशन हो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ज़्यादातर मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है क्योंकि कैशबैक के चक्कर में, और कैशबैक मिलता है ज़्यादातर, जैसे कि 100 रुपये ट्रांसफ़र किए अपने फ्रेंड को और फिर उस 100 रुपये को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। मतलब ऐसे करते करते आपको महीने में पता ही नहीं चलता है कि हम कितना ट्रांजैक्शन कर बैठे, और इस ट्रांजैक्शन एक बढ़ते बढ़ते एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। यदि आपका इनकम यदि 2.5 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स आईटीआर भरना अनिवार्य होता है। तो आईटीआर के बारे में मैं बात करूंगा, बाद में बात करूँ, पहले यूपीआई के ट्रांजैक्शन में बात करता हूँ। तो ऐसे मान लीजिए शॉप पे, किसी भी शॉप हो, आपका छोटा सा शॉप हो या बड़ा शॉप हो, तो क्या करते हैं, क्यूआर कोड जनरेट करा देते हैं और क्यूआर कोड को अपनी दुकान पे लगा देते हैं। क्यूआर कोड को अपनी दुकान पे लगाने के बाद, जैसे कि मान लीजिए आपका सेलिंग रोज का 20,000 रुपये हो रहा है, मिसाल के तौर पर ध्यान दीजिएगा इस बात को। यदि आपका सेलिंग 20,000 रुपये है और अब उस 20,000 में से कितना आपका मतलब कितना आपका इनकम बना है ये देखना है। नहीं तो आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन में 20,000 रुपये अगर पर डे निकालते हैं तो आप पर डे निकालते हैं तो 20,000 में ना कीजिएगा तो आपको रुपये हो जाएगा 6 लाख रुपये। आप प्रतिदिन जब भी 20,000 रुपये ट्रांजैक्शन करते हैं आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन वो 30 दिन के बाद वो 6 लाख हो जाता है, लिमिट को क्रॉस कर गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं देखेगा कि मतलब आप कहाँ से, किस सोर्सेज से ला रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं, ये नहीं देखेगा। आपको ये सीधा इनकम मान जाएगा, बिजनेस देखेगा। आपको बिजनेस दिखाने के लिए आपको बिजनेस एड्यूट करना पड़ता है, तो इसके यहाँ पर मैं बात करूंगा, बस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से समझिए। गेम से कमा रहा है ये आपको देखना है। तो ऐसे गलती कर देते हैं, क्यूआर कोड जनरेट करा के और रख देते हैं, उससे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि वो ज़्यादातर देखा जाता है कि छोटे व्यापारी होते हैं वो ज़्यादातर सेविंग अकाउंट का प्रयोग करते हैं इसमें, ना कि वो करेंट अकाउंट का प्रयोग करते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है अपने बैंक को सेव करके रखना, मतलब अपने पैसे को सेव करके रखना, और उसमें कुछ मिनिमम आपको एक रिक्वायरमेंट होता है कि आप इतना कैश इसमें जमा कर सकते हैं और इतना ही निकाल सकते हैं, लेकिन और इतना ट्रांजैक्शन करते हैं। और आप क्या करते हैं, दिन में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करते जाते हैं, जिससे बैंक को लगता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है भाई ये तो फ्रॉड कर रहा है, इतना पैसा इसके पास आता कहाँ है, और ये जो भी पैसा कमा रहा है किस सोर्सों से कमा रहा है। आप यदि सोर्स नहीं दिखाते होंगे, जब सोर्स नहीं दिखाएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये किस सोर्सेस से आया। इतना तो समझ गए कि जो भी हम क्यूआर कोड लगाए, क्यूआर कोड लगा के तो उसमें हमको करेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट का अलग लिमिट होता है और करेंट अकाउंट का अलग लिमिट होता है। और यूपीआई ट्रांजैक्शन को ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब नोटिस कर देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, मतलब इस कोई गारंटी नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कब नोटिस कर देगा। अब बात आता है आईटीआर। आईटीआर को ध्यान से समझिएगा। आईटीआर, यदि आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा भरना अनिवार्य है, साल में 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए कमा लेते हैं तो आपको आईटीआर भरना चाहिए। ऐसे तो आईटीआर हर किसी को भरना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बेहतर रहता है यदि आपका इनकम 2.5 लाख है तो आप आईटीआर भरने के लिए एलिजिबल है। आईटीआर आखिर क्यों भरा जाता है? आईटीआर से ये फायदा होता है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या होता है, आईटीआर जब भरेंगे तो उसमें टीटीएस कटता है आपके बैंक अकाउंट से। जैसे कि आप 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करने लगे तो उसमें लगता है टीडीएस कटने। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्शन रिसोर्स, मतलब आपके पैसे पे टीडीएस कटना चालू हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हर क्रेडिट होने लगा, वो जैसे ही देखेगा कि 10 लाख रुपए टर्न हो गया तो अब का कटना चालू कर देता है टीडीएस।
टीडीएस काटना चालू करेगा और उसको आप आईटीआर भरेंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे कि सर जी मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, ये हमारा सोर्स है, मेरा इतना ही इनकम है, तो क्या करेगा टीडीएस जो भी कटा होगा आपके बैंक अकाउंट में फिर रिफंड होगा। तो आईटीआर भरना चाहिए। आईटीआर से ये फायदा होता है कि आपका जो भी टीडीएस कटा है वो रिफंड हो जाता है। और आईटीआर भरने से ये पता चलता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या कमा रहे हैं वो हर साल अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दर्शाते हैं कि हम इतना बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस करते हैं और हमारा आय इतना है। आईटीआर भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि जो भी बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये जो भी व्यक्ति किस कौन से कामों में अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इससे आपको नोटिस आने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है जब आईटीआर भरेंगे। जब आईटीआर नहीं भरेंगे तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस की तरफ से आने का संभावना बन जाता है। और ये तो आप समझ में है कि आईटीआर भरना चाहिए, आपको हर हाल में भरना चाहिए। अब बात आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसमें मैं बड़े यूजर को बात कर रहा हूँ, जैसे बड़े बड़े कारोबारी हैं। जो छोटा सा यूजर को लिए मैं अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया था, लेकिन इसमें बड़े यूजर को जो बड़े शॉप चलाते हैं जैसे कि सोफा, मतलब बड़े बड़े फ्रीलांसर कंपनियों को बात कर रहा हूँ, जो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। एक मोबाइल का दुकान है और आप मोबाइल सेलिंग करते हैं, पर डे सेलिंग करते हैं, मतलब 50,000 रुपये का आप पर डे बेच देते हैं मोबाइल। और 50,000 रुपये मान लीजिए हम मोबाइल का सेलिंग हो गया, उसके बाद 30 दिन को जोड़िए तो 30 दिन में आपको कितना सेलिंग है, कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 15 लाख रुपए, मतलब 30 दिन में आप 15 लाख का मोबाइल बेच देते हैं। तो जीएसटी किस लिए लिया जाता है? जीएसटी का मतलब ये हो जाता है जैसे कि आपका बड़ा कारोबार है तो इसमें आपको जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इसमें क्या करेगा, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा भाई महीना में अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में लगाते हो, निकालते हो, तो ये पैसा कहाँ से आता है, तुम्हारे पास क्या सोर्स है, तुम्हारे पास क्या सोर्स है, ये हमको बताओ। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो उसमें बैंक अकाउंट मांगेगा, उसमें पूरा डाटा फेच करके आपको, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा तो उसमें पूरा आपका पैन कार्ड से लिंक होता है जीएसटी और आईटीआर भी, और जीएसटी भी पैन कार्ड से लिंक होता है। तो आपको बैंक का ट्रैक नहीं करेगा, आपके पास कितना हूँ बैंक हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज के आपके पास 4 से 5 बैंक हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको। आपके पैन कार्ड एक होना चाहिए, एक पैन कार्ड से आप कितना हूँ बैंक चलाते हैं उससे मतलब नहीं है, बस पैन कार्ड से वो आपके इनकम को पूरा ट्रैक करता है कि आपका इनकम कितना है। तो 50,000 अगर एक दिन में आप मोबाइल सेल करते हैं और 30 दिन में करते हैं तो 15 लाख रुपए हो गया। तो 15 लाख रुपए आखिर कहाँ से आ रहा है, किस सोर्सेज से आ रहा है? आपको जीएसटी दिखाना पड़ेगा कि भाई हम दुकान किए हैं और 50,000 रुपये में मैं अपना मोबाइल पर डे बेचता हूँ, और 50,000 में आप कितना कमा लेते हैं कमीशन, मतलब उसमें जो भी प्रॉफिट होता है आपको कितना होता है, तो वही इंक्लूड करेगा पूरा कि आप जितना आपका जो मोबाइल है 50,000 रुपये का, तो उसमें एक दिन में 50,000 रुपये कमाते, मान लीजिए उसमें से 5,000 रुपये आपका हो गया, बाकी 45,000 रुपये वो मतलब मोबाइल का जो भी खर्चा है वो पूरा लग गया उसमें, मतलब मोबाइल पे जो परचेस किए थे जीएसटी वगैरह लग के आया था वो सारा लग गया। 5,000 रुपये अगर एक दिन में कमाते हैं आप अपने इंक्लूड के अनुसार, 5,000 अगर एक 50,000 का मोबाइल सेलिंग किए, 5,000 उसमें से कमा लिए, तो आपको 30 दिन में कितना हुआ, 5 मान लीजिए अगर एक दिन में आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर से, अगर एक दिन में 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो 30 दिन में आपको 1.5 लाख रुपये हुआ। 1.5 लाख का मतलब आप 30 दिन में 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको जीएसटी और आईटीआर दोनों फाइलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जीएसटी और आईटीआर फाइलिंग नहीं करेंगे तो आपको इसमें नोटिस आने का बहुत ही खतरा बन जाता है। ऐसे तो ईजी है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, मैं अपने शॉप चला रहा हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं है, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराऊँ या ना कराऊँ, हमारा बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है, हमारे पास 4 बैंक है और 4 बैंक में से अलग अलग अमाउंट काटता हूँ, अलग अलग अमाउंट डालता हूँ, इससे मतलब नहीं है भाई। एक पैन कार्ड से कितना हूँ बैंक लिंक होता है, बस पैन कार्ड को ट्रैक करेगा यूपीआई। यदि आपका इनकम 20 लाख और 40 लाख दोनों क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं करेंगे आप अपने बिजनेस को रन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि
जैसे ही आप थोड़ा सा रन करेंगे अपने बिजनेस को, तो आपके आपके पास नोटिस भेज दिया जाएगा कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किस सोर्सेज से कर रहे हैं हमको बताइए, नहीं तो जितना भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं वो बताइए कितना सोर्सेज से कर रहे हैं, नहीं तो टैक्स भरिए। सीधा इतना टैक्स लाद देगा आपको गवर्नमेंट कि आपका भरना बेतुकी हो जाता है। मतलब जब तक आप अपने जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें पूरा अच्छी तरीक़ा से नहीं बताएंगे, तब तक वो इतना टैक्स डाल देगा आपसे, अमाउंट से दोगुना तीन टैक्स लाद देता है यहाँ पे। तो भी कारोबार कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और यूपीआई ट्रांजैक्शन को उतना मत कीजिए। ज़्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शन इस समय ईजी है लेकिन देखने में भी बहुत खतरनाक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन को अच्छी तरीक़ा से आप कीजिए, जितना चाहे उतना ही कीजिए। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन और कैशबैक के चक्कर में मत कीजिए, नहीं तो एक दिन बहुत ही बुरा फंस जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीक़ा से गाइड कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर नया वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।